हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम स्टार्ट करते हैं वापस हमारा अकाउंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 का बेसिक देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी थी। ये थर्ड लेक्चर है, उसमें हम देखने वाला है कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंट। बट ये करवाने से पहले मैं फिर से एक बार आपको बोल देता हूँ, ये सब कुछ आपके लिए नया है, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। सेकंड थिंग कि अकाउंट्स में ये थियोरिकल चैप्टर्स है, सो थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, बट एंजॉय से हम पढ़ेंगे जिसके हिसाब से आपको बोरिंग ना लगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंट। उसमें फर्स्ट वाला है फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। सो लास्ट में हमने जब डेफिनेशन देखी थी तो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, बोलिए, तो जिसकी मॉनिटरी वैल्यू हो, यानी कि जिसकी मनी में वैल्यू फाइनल हो सके, ऐसे ट्रांजैक्शन हम लिखते थे। तो यहाँ पे बोला है फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर वाला लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोच लो, हमारे पास 10,000 kg केमिकल है। कितना है? 10,000 kg केमिकल है। ये केमिकल हम अदर पर्सन को 20,000 रुपीज़ में सेल कर देते हैं। क्या करते हैं? 20,000 में हम सेल कर देते हैं। तो ये इसका मीनिंग ये हुआ कि 10,000 kg जो केमिकल है उसकी वैल्यू क्या हुई? 20,000 रुपीज़। सो ये फाइनेंशियल में हो गया, यानी कि मॉनिटरी वैल्यू इसकी हो गई। ये 10,000 kg केमिकल है, उसकी मॉनिटरी वैल्यू किस में आई? 20,000 रुपीज़ में आई, यानी कि दिस इज़ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। सो ऐसे ट्रांजैक्शन हम लिख सकते हैं। बट मैंने आपको पहले बोला था, घर पे आप खाना खाते हो, मम्मी खाना खिलाती है, या फिर आपको जो भी हो, घर पे पापा आपको कुछ भी चीज़ ला के देते हैं, तो इट्स अ नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर, वो लिखा नहीं जाता है। नेक्स्ट, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स में है कि मनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो भी किसके लिए? एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पे मनी को कौन से वर्ड में लिया है? एक्सचेंज वर्ड में। यानी कि क्या सर? तो ऊपर वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। सोच लो, हमने 20,000 रुपीज़ में क्या किया? 10,000 kg केमिकल सेल किया, यानी कि हमारे पास से केमिकल गया और सामने कितना रुपीज़ आया? 20,000 रुपीज़, यानी कि केमिकल को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 20,000 रुपीज़ से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी अदर प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे हैं तो आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो। सिंपली आपको बताऊं, चलिए आपके पास लैपटॉप है, आपको ये लैपटॉप सेल करके मोबाइल लेना है, तो आप क्या करोगे? मोबाइल चाहिए तो क्या करोगे? लैपटॉप को सेल करोगे, जो भी पैसा मिलेगा उससे क्या करोगे? मोबाइल परचेस करोगे। यानी कि मीडियम क्या रहा? मनी। आपने पहले लैपटॉप को मनी में कन्वर्ट किया, फिर उसको मोबाइल में कन्वर्ट किया, राइट? इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। तो ये क्या है सर? तो इसके आगे के लेक्चर्स में, यानी कि डेफिनेशन में हमने कुछ पढ़ा था, याद करो, इसके रिगार्डिंग ही कुछ था। क्या था? कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम पहले क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के बाद उसका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन, और उसके बाद क्या करते हैं? उसका एनालिसिस, राइट? तो यही बात है। क्लासिफिकेशन कौन सी चीज़ का? हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो ट्रांजैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? दो टाइप के होते हैं ट्रांजैक्शन, कैश एंड क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि नॉन कैश। चलिए, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसको हम नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से ट्रांजैक्शन अदर होते हैं? तो अदर ट्रांजैक्शन में कोई भी हम एसेट्स परचेस करते हैं, कोई भी लाइबिलिटीज होती है, ओके, कोई भी इनकम होती है, कोई भी एक्सपेंस होता है, एक्सेट्रा।
तो ये एक्सेट्रा जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। ये नोट डाउन करने से क्या होता है, हमको पता चलता है कि हमारे पास एसेट्स कितनी हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, इनकम कितनी हुई, एक्सपेंस कितना हुआ। ओके, उसके अलावा हम क्या क्या नोट डाउन करते हैं, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। सर ये क्या है, ये न्यू वर्ड है आपके लिए। ओके, तो अभी आप इतना याद रखो, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। क्रेडिटर्स यानी क्या, कौन है ये पर्सन। सो जिसके पास से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है, किस पे, क्रेडिट पे, यानी कि गुड्स हमने लिया है और पैसे दिए नहीं है, ऐसे पर्सन को अभी पैसे देने के बाकी है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर्स। डेटर्स किसको बोलते हैं, ऐसा पर्सन जिसको हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया, यानी कि कस्टमर को हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं और उसके पास से पैसे लेने के बाकी है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स। सो हम ये क्रेडिटर्स और डेटर्स वाले ट्रांजैक्शन नोट डाउन करते हैं। इसकी वजह से हमको क्या पता चलता है। तो देखो, पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका हमने क्लासिफिकेशन किया, एसेट्स को एसेट्स में डाला, लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज़ में डाला, क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स में डाला, डेटर्स को डेटर्स में डाला, इनकम को इनकम में डाल दिया, एक्सपेंस को एक्सपेंस में डाल दिया। इसका ये क्लासिफिकेशन करने के बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, सबका टोटल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टोटल। ऐसा आगे आ गया था, एसेट्स का टोटल लगाते हैं तो हमको पता चलता है हमारे पास टोटल कितनी एसेट्स है। लाइबिलिटीज़ का टोटल लगाते हैं तो हमको पता चलता है कितनी लाइबिलिटीज़ है। इनकम का टोटल लगाते हैं, एक्सपेंस का टोटल लगाते हैं। वैसे ही क्रेडिटर्स का टोटल लगाते हैं तो हमको पता चलता है हमको मार्केट में कितने पैसे देने के हैं। डेटर्स का टोटल लगाते हैं तो हमको पता चलता है कि मार्केट में से कितने पैसे लेने के हैं। यानी कि ये था क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। सो नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं, नंबर 4, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है, हमने क्लासिफिकेशन किया, एनालिसिस किया। क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस करने के बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि इसको रूल्स के साथ मैच करते हैं। और ये रूल्स के साथ मैच करने के बाद हमको पता चलता है कि हमारा बिजनेस है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं। सर कुछ पता नहीं चला। चलिए नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमको पता चलेगा। हम बात करते हैं डॉक्टर की। आपको अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए। ओके, आपका ब्लड प्रेशर डॉक्टर चेक करता है, वो कुछ लगा के पंप करके। ओके, उसने चेक किया, फिर आपको बोलेगा आपका हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है। तो वो उसको कैसे पता चलेगा, एनीवन नो दैट? तो ब्लड प्रेशर का चेक है कि चेक कैसे करते हैं वो बताता हूँ। ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 to 80 तक होता है। इसको ऐसे लिखा जाता है 80 to 120 नहीं, 120 to 80 ऐसे लिखा जाता है। यानी कि मिनिमम 80 होना चाहिए और मैक्सिमम 120 ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अब जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है और आपका ब्लड प्रेशर 70 ही आता है, कितना आता है, 70, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आपको लो ब्लड प्रेशर है। बाय मिस्टेक 140 आता है ब्लड प्रेशर, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये रूल्स है कि ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कब बोला जाएगा, जब 120 to 80 तक है। तो यहाँ भी बिजनेस के कुछ रूल्स है। ओके, कब बिजनेस अच्छा चलता है ऐसा बोला जाएगा, जब बिजनेस की जो इनकम है वो इनकम एक्सपेंस है उससे ज़्यादा है। यानी कि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो बिजनेस अच्छा चल रहा है ऐसा बोला जाएगा। और इससे उल्टा अगर इनकम कम है और एक्सपेंस क्या है, ज़्यादा, तो हमारा बिजनेस घाटे में यानी कि लॉस में चल रहा है
ऐसा बोला जाएगा। सो ये था इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ नंबर 5, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। सो हम जो भी ट्रांजैक्शन लिखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी कि उसको नंबर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? नंबर में। हम अमाउंट किस में लिखते हैं? नंबर में ही लिखते हैं ना। तो सारी की सारी डिटेल यानी कि इंफॉर्मेशन यानी कि ट्रांजैक्शन हम अमाउंट में लिखते हैं ऐसे, इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो सारी की सारी अमाउंट में होती है। फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ का गुड्स परचेस किया, 1000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया, 10,000 का ओल्ड फर्नीचर हमने परचेस किया। ओके, सैलरी पेड की ₹500, तो सब में क्या आती है? अमाउंट आती है ना। इसीलिए बोला जाता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक डिसीजन 6 नंबर। चलिए, ये किसके रिगार्डिंग है? तो इसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बिजनेस 3 टाइप्स के होते हैं, सोलो, पार्टनरशिप एंड कंपनी। चलिए, तो जो भी अकाउंट्स लिखा जाता है ये तीनों लिखते हैं, सोलो भी लिखते हैं, पार्टनरशिप वाले भी लिखते हैं और कंपनी वाले। पहले दोनों की बात करते हैं, सोलो एंड पार्टनरशिप। तो अकाउंट लिखने से क्या होता है? बिजनेस के कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना है तो वो आराम से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, अगर कोई गुड्स परचेस करने का, क्या परचेस करने का? गुड्स परचेस करने का डिसीजन लेना है, तो अगर आपने अकाउंट लिखा है, हम बात कर रहे हैं सोलो एंड पार्टनरशिप की, अगर इन्होंने अकाउंट लिखा है तो उनको पता होगा, वो अगर अकाउंट लिखते हैं तो स्टॉक मेंटेन करते होंगे। क्या आएगा? स्टॉक। स्टॉक मेंटेन करते होंगे तो उसको पता है कि बिजनेस में टोटल गुड्स का स्टॉक कितना है। अगर कम है तो नया गुड्स परचेस कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्टॉक है तो गुड्स परचेस करना अच्छी बात नहीं है। तो ये था डिसीजन, ये डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर आप स्टॉक मेंटेन ही नहीं करते हो यानी कि अकाउंट्स लिखते ही नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा कितना गुड्स है, नया गुड्स परचेस करने की ज़रूरत है या नहीं है। ओके, कंपनी भी की बात करते हैं कि कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, अब ये शेयर होल्डर्स क्या हैं ये पूरा डिटेल्स में है। शेयर होल्डर यानी कि क्या? कंपनी चालू करनी है, हमको स्टार्ट करनी है, तो इतने सारे पैसे हम नहीं ला सकते। तो जो लोकल पब्लिक होती है, पब्लिक के पास है, ये नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पब्लिक के पास हम पैसा इकट्ठा करते हैं और उससे हम कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो जिस पर्सन ने जितने जितने पैसे दिए, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है हमने कंपनी स्टार्ट की, हमारी कंपनी स्टार्ट करने के लिए चाहिए 100 करोड़ रुपीज़। ओके, 100 करोड़ चाहिए, तो इतने सारे पैसे तो हम ला नहीं सकते। तो हमने क्या किया, ये 100 करोड़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? 100 रुपीज़ का 1 पार्ट, ऐसे 1 करोड़ पार्ट्स कर दिए। फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी स्टार्ट करने के लिए 100 करोड़ चाहिए। ओके, तो हम इतना पैसा तो ला नहीं सकते, यानी कि 100 रुपीज़ का 1 वैसे 1 करोड़ पार्ट किए और पब्लिक में सेल कर दिए। जो भी पब्लिक जितना भी शेयर पर, इसको शेयर बोलते हैं, 100 रुपीज़ का 1 उसको बोलते हैं शेयर। टोटल शेयर हुए 1 करोड़। जो भी पब्लिक शेयर परचेस करती है उसको बोलती है शेयर होल्डर, उसको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। और जिसने जितने भी शेयर परचेस किए हैं उसको बोला जाएगा उतना कंपनी में उसका पार्टनर्स, यानी कि कंपनी में उसका हिस्सा है, ऐसा बोला जाएगा। तो हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को कंपनी के ज़्यादा और ज़्यादा शेयर परचेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या अपने पास जो शेयर है वो रखना है या सेल करना है, वो कब पता चलेगा? ऐसा कोई इकोनॉमिकल डिसीजन लेना है तो कब पता चलेगा? तो कंपनी ईयर के एंडिंग में अपना फाइनल अकाउंट
प्रेजेंट करती है वो ये शेयर होल्डर्स देखते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उसको शेयर ज़्यादा परचेस करना है या नहीं करना है, या फिर अपने पास जो शेयर है उसको रखना है या सेल करना है। तो ये कब हो सकता है, ये डिसीजन सारे के सारे कब लिए जाते हैं, तो जब भी हम अकाउंट्स लिखते हैं तब। अगर आपने अकाउंट्स लिखा ही नहीं है तो शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, उसके शेयर रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। ओके, अब ये था इकोनॉमिक डिसीजन। लास्ट वाला है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। क्यों है? क्योंकि हम जो भी अकाउंट्स लिखते हैं वो अकाउंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ही देते हैं। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यानी कैसे? चलिए, ये करंट ईयर है 2020-21, इसके आगे का देखते हैं, यानी कि इसके पहले का 2019-20, इसमें हमने पूरा अकाउंट्स लिखा था। ये ईयर अभी करंट है। ओके, सो करंट ईयर को हम प्रीवियस ईयर के साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि आगे का अकाउंट्स हमने लिखा है। अगर 5 इयर्स पहले का हमने एवरी ईयर हम अकाउंट्स लिखते हैं, 5 ईयर पहले का अकाउंट चेक करना है तो हम कर सकते हैं। 5 ईयर पहले कितना प्रॉफिट था वो चेक करना है तो कर सकते हैं। उसको 2020-21 के साथ मैच भी कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस 5 ईयर पहले जो चल रहा था उससे अभी अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। राइट, यानी कि कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि हम जो भी अकाउंट्स लिखते हैं उससे हमको हमारे बिजनेस की हिस्ट्री पता चलती है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, और इस हिस्ट्री के साथ हम हमारी करंट वैल्यूएशन कर सकते हैं। यानी कि करंट जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसको हिस्ट्री के साथ हम क्या कर सकते हैं, मैच करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि पहले से अच्छा चल रहा है या फिर और भी अच्छा करने की ज़रूरत है। बट ये चीज़ याद रखना कि ये अकाउंट लिखने से फ्यूचर कभी भी पता नहीं चलता है। कैसे सर? 2020 और 21 का हम अकाउंट्स लिख रहे हैं तो इसके हिसाब से हमको ये नहीं पता चलेगा कि 2021 और 22 यानी कि नेक्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, कितना हम सेलिंग कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये कुछ पता नहीं चलता है। अकाउंट लिखने से सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पता चलती है बिजनेस की। सो ये सारे थे कैरेक्टर्स। फिर से एक बार सिर्फ मेन टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहला था फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, सेकंड मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, 3 क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, मैंने ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ी जगह कम थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, 5 क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, 6 इकोनॉमिक डिसीजन एंड 7 हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ये आपको याद कैसे रखना है? इस तरीके से पहले याद रखो फाइनेंशियल कैरेक्टर। ओके, फिर सेकंड याद रखने से पहले फिर से एक बार रिपीट कर दो, फाइनेंशियल कैरेक्टर, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हो गए 2। अब तीसरा याद करने से पहले ये तीनों बोलना है, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। 3 हो गए। 4 नंबर की बारी है तो पहले ये 3 बोलेंगे, बाद में उसको ऐड करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट नंबर 5, तो इस तरीके से आप ऐड करके याद रख सकते हो। 5 है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, 6 इकोनॉमिक डिसीजन एंड 7 हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। सो ये थे कैरेक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।